हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन रूपांतरण। सबसे पहले निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो निर्देश तंत्र में यदि एक ही बिंदु के निर्देशांकों के बीच में संबंध होता है वह रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यानी एक निर्देश तंत्र में हमें किसी बिंदु के निर्देशांक पता है तो हम इसकी सहायता से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण कर उसी बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात कर सकते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण संबंध गैलीलियन ने दिए थे, इसीलिए उनके नाम पर इन्हें गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन स्थिति का रूपांतरण करेंगे। तो ये निर्देश तंत्र S है जो स्थिर निर्देश तंत्र है हमारा। इस स्थिर निर्देश तंत्र S में बिंदु P के निर्देशांक x, y और z अर्थात x अक्ष पे इसका प्रोजेक्शन प्रक्षेप लें तो आता है x, y पर y और z पर z। तो इसके स्थिति सदिश OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर को हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से निरूपित कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि मूविंग निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र जो नियत वेग v से गति कर रहा है वो प्रारंभ में स्थिर निर्देश तंत्र s के संपाती है, अर्थात दोनों के मूल बिंदु प्रारंभ में एक ही बिंदु पर है और दोनों तीनों एक्सिस x, y और z एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे पर संपातित है। तो निर्देश तंत्र s डैश जो v वेग से s के सापेक्ष गति कर रहा है, इसमें बिंदु P के निर्देशांक किसी समय t पर बिंदु P के निर्देशांक जो हैं वो x डैश, y डैश और z डैश से अगर निरूपित किए जाएं तो बिंदु P का s डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश r डैश वेक्टर इक्वल टू x डैश i कैप प्लस y डैश z j कैप प्लस z डैश k कैप। स्थिति सदिश को हम निर्देशांकों को एकांक सदिश से गुणा कर सदिश योग के तुल्य सदिश से ज्ञात कर सकते हैं। अब चित्रानुसार हमें r वेक्टर की इंफॉर्मेशन है, r डैश वेक्टर की इंफॉर्मेशन है, तो हम o डैश p जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में सदिश योग को यदि अप्लाई किया जाए तो o डैश वेक्टर प्लस o डैश p वेक्टर का जो सम होगा, योग जो होगा वो OP वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। तो हमने इस त्रिभुज में सदिश योग का नियम अप्लाई किया है। तो OP वेक्टर इक्वल टू O डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर आ गया। OP हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं, बिंदु P का S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है जो R वेक्टर से निरूपित किया गया है। O डैश P जो है वो r डैश वेक्टर से व्यक्त किया गया है और o डैश जो है वो o डैश जो है बिंदु निर्देश तंत्र s का मूल बिंदु है। क्योंकि निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है तो किसी समय t पर इसमें विस्थापन जो होगा वो v इंटू t से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया r वेक्टर इक्वल टू v t प्लस r डैश वेक्टर, और इससे हम ज्ञात कर सकते हैं नेक्स्ट r डैश वेक्टर इक्वल टू r माइनस v t। तो इस प्रकार हम ऐसे निर्देश तंत्र जो प्रारंभ में कोइंसाइड थे उनके लिए हमने स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिए। दूसरा केस ले रहे हैं कि जब दोनों निर्देश तंत्र, जो दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, प्रारंभ में S के संपाती नहीं है, इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है वो S0 निर्देश तंत्र से निरूपित करते हैं। इसका मूल बिंदु जो है वो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर O डैश बिंदु पर था, परंतु इनकी एक्सिस जो है वो एक दूसरे के समांतर है, यानी x डैश एक्सिस x के
y डैश एक्सिस y के और z डैश एक्सिस z के समांतर रहता है। तो प्रारंभ में जो ये बिंदु o डैश है उसके लिए स्थिति सदिश को हम r0 वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं। o डैश o0 डैश o डैश जो है वो t समय में मूल बिंदु o डैश द्वारा तय दूरी या विस्थापन होता है, जिसको v इंटू टी से व्यक्त करते हैं। और बिंदु P के स्थिति सदिश S निर्देश तंत्र में R वेक्टर और S डैश निर्देश तंत्र में R डैश वेक्टर, जिनको हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं। तो ये जो एक बहुभुज बन रहा है O0 डैश O डैश P, इसमें बहुभुज में सदिश योग का नियम यदि अप्लाई करें तो R0 वेक्टर यानी O0 डैश प्लस O0 डैश O डैश प्लस O डैश P वेक्टर का जो सदिश योग है वो OP से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास, OP इक्वल टू O0 डैश प्लस O0 O डैश प्लस O डैश P। OP जो है बिंदु P का स्थिति सदिश है R वेक्टर, O0 डैश जो है वो R0 प्रारंभिक स्थिति O डैश की जो थी उसका S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। ये विस्थापन V इंटू टी प्लस R डैश वेक्टर, और इससे हम ज्ञात कर सकते हैं R डैश वेक्टर का मान। R डैश वेक्टर का मान आ जाएगा R माइनस R0 माइनस VT से। अब चूंकि निर्देश तंत्र S डैश जो है वह V वेग से गति कर रहा है, तो वेग के अगर कंपोनेंट घटक लिए जाएं x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे Vx, Vy और Vz। और इस समीकरण को यदि घटक रूप में लिखा जाए, घटक रूप में लिखने के लिए R डैश, R और R0 को हम स्थिति सदिश से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और I डैश Z, J कैप और K कैप के मल्टीप्लायर्स को यदि हम इक्वल करें, उनको बराबर करें, तो हमारे पास में निर्देशांक के रूपांतरण समीकरण आएंगे, जो क्रमशः x डैश के लिए आएगा x डैश इक्वल टू x माइनस x0 vxt, y डैश इक्वल टू y माइनस y0 vy इंटू t, और z डैश इक्वल टू z माइनस z0 माइनस vzt। तो ये हमने देखे कि किसी भी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश और निर्देशांकों में किस तरीके से हम रूपांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी विस्थापन रूपांतरण। अगर कोई बिंदु है जिस पर कण था, वह अपनी स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित करता है। एस निर्देश तंत्र में यदि प्रारंभ में बिंदु की जो प्रारंभिक स्थिति है कण की वो बिंदु P पर है, समय के पश्चात वह बिंदु Q पर विस्थापित होता है, तो P और Q के जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर से व्यक्त करें तो हमारे पास विस्थापन क्या आ जाएगा, PQ, P से Q तक विस्थापित हो रहा है, तो PQ विस्थापन सदिश का मान, इसको हमने D वेक्टर से निरूपित किया हुआ है, डी सदिश से निरूपित किया हुआ है, इसका मान R2 माइनस R1 के तुल्य आता है। अब निर्देश तंत्र S डैश जो मूविंग निर्देश तंत्र है, गतिशील निर्देश तंत्र है, इसमें मान क्या होगा, तो इसके लिए हमने रूपांतरण समीकरण को यूज कर लिया। R डैश वेक्टर R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस VT और R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए, इन दोनों को घटा दिया जाए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश का जो मान है S डैश में वो D डैश से व्यक्त कर सकते हैं, वो R2 डैश माइनस R1 डैश सदिश के अंतर के तुल्य होता है। और इन दोनों समीकरणों से हम R2 डैश माइनस R1 डैश का मान ज्ञात करें तो VT चूंकि कॉमन है, इक्वल टर्म आ रही है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो घटाते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा R2 माइनस R1। अर्थात
एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश और वाई निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण के लिए विस्थापन जो है वह एक अचर राशि प्राप्त होती है, निश्चल राशि प्राप्त होती है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। विस्थापन सभी निर्देश तंत्र, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी पता है, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन हम ज्ञात कर चुके हैं, आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर जीरो माइनस वी टी। तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होती है वो वेलोसिटी होता है। तो जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास था उसका यदि समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमारे पास वेग प्राप्त हो जाता है। तो हम विस्थापन स्थिति सदिश का जो रूपांतरण समीकरण है उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। आर जीरो एस डैश निर्देश तंत्र की प्रारंभिक स्थिति है और समय के सापेक्ष उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आर जीरो वेक्टर जो है वो आपका कांस्टेंट वेक्टर है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसका जो अवकलन है समय के सापेक्ष वह 0 हो जाएगा और हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। और v जो है वेलोसिटी है, और हम यहाँ पे जड़त्वीय निर्देश तंत्र या एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, तो वेग एक कांस्टेंट राशि होगी, अचर राशि होगी। तो t का अवकलन करने के पश्चात हमें मिलेगा 1, तो ये टर्म आ गया। डी आर डैश अपॉन डी टी, ये एस डैश निर्देश तंत्र में वेग को व्यक्त करता है, इसलिए हमने इसको v डैश से निरूपित कर दिया, और डी आर अपॉन डी टी जो है उसको हमने v एस निर्देश तंत्र में वेग को व्यक्त कर दिया है, माइनस कैपिटल V। ये हमारा एस डैश निर्देश तंत्र का एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है जो नियत राशि प्राप्त होती है, अर्थात वेग के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो गया। और वेग रूपांतरण जो है वह आवश्यक नहीं है कि दोनों निर्देश तंत्रों में समान मिले। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन, त्वरण का रूपांतरण। त्वरण जो होता है वह वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर होती है, अर्थात वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पीछे ज्ञात किया था, इस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यदि समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। हमने v डैश का अवकलन कर दिया, v का अवकलन कर दिया। नेक्स्ट, ये जो v है कैपिटल V, यह s डैश निर्देश तंत्र का s निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है, और चूंकि s निर्देश तंत्र जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक समान वेग से गतिशील है, अर्थात v का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आता है, अवकलन जो होता है वो 0 आता है, इसलिए हमारे पास बच गया डी वी डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी डैश अपॉन डी टी जो है वह एस डैश निर्देश तंत्र के त्वरण को व्यक्त करता है, तो इसको हमने ए डैश से और इसे डी वी अपॉन डी टी को ए से व्यक्त कर दिया। दोनों क्वांटिटी बराबर आ रही है, अर्थात एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एक्सीलरेशन जो है वह इनवेरिएंट होता है, अचर होता है, निश्चर होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। या हम यह भी कर सकते हैं कि सभी एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और त्वरण दोनों में समान है। एक में अगर त्वरण 0 होगा यदि बल के, यानी प्रथम निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में अगर कण पर कोई बल नहीं लग रहा तो त्वरण का मान 0 होगा। दूसरे निर्देश तंत्र में भी त्वरण का मान 0 होगा, बल उस पर भी नहीं लग रहा, अर्थात दोनों ही निर्देश तंत्र क्या होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे, अर्थात एक स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील सभी निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया है।
नेक्स्ट करते हैं फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बल का रूपांतरण। बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण रूपांतरण हमने ज्ञात कर लिया है। त्वरण को यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि बल जो होता है वह हमें पता है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और समानुपाती का नियतांक 1 आता है। परंतु जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें द्रव्यमान भी हमारी एक अचर राशि होती है, हमेशा अचर नहीं रहता है। इसलिए m को कांस्टेंट रखें तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है वह बल को निरूपित करता है। तो त्वरण रूपांतरण समीकरण को यदि दोनों तरफ हम m से कण की द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास बल आ जाएगा। और दोनों ही निर्देश तंत्र, स्थिर निर्देश तंत्र S और गतिशील निर्देश तंत्र S डैश में बल का मान समान प्राप्त होता है, अर्थात बल भी जो है गैलीलियन रूपांतरण के अंतर अचर राशि प्राप्त होती है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इससे भी हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। यदि प्रथम निर्देश तंत्र में बल का मान 0 है तो दूसरे में भी बल का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण नियम हमने पढ़े हुए हैं, संवेग का संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो यह यहाँ पे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो संरक्षण नियम हैं वह मूविंग निर्देश तंत्र, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी क्या वैलिड होते हैं, वैध रहते हैं या नहीं रहते। तो हमने कॉलिजन का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, दो कणों की टक्कर का। तो एस निर्देश तंत्र में दो कण जिनके वेग u1 और u2 हैं, द्रव्यमान m1 और m2 हैं, गति करते हुए टकराते हैं, टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। तो संवेग संरक्षण का जो समीकरण है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, m1u1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 के तुल्य होता है, जहां पे यह टक्कर से पूर्व कुल संवेग है और ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड की वो टक्कर के पश्चात कुल संवेग को व्यक्त करता है। अब हम इतनी क्वांटिटी को, इसी पार्ट को हम एस डैश निर्देश तंत्र यानी एक समान वेग से गतिशील, जिसका वेग जो है वो v वेक्टर है, कांस्टेंट है, जो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है, उसके लिए ये टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वेग रूपांतरण समीकरण हमने पढ़ा है, u इक्वल टू u डैश प्लस v, ठीक है, जहां पे v एस डैश निर्देश तंत्र का वेग है, u डैश जो है वो एस डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग को व्यक्त करता है और u जो है वह एस निर्देश तंत्र में कण के वेग को व्यक्त करता है। u1 का मान ज्ञात करना है तो u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v हो जाएगा, u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v हो जाएगा। इनके मान हमने यहाँ पे रख दिए। इसी प्रकार v1 और v2 के मान भी हमने यहाँ पे रख दिए, v1 डैश और v2 डैश प्लस v की फॉर्म में। अब हम इस टर्म को यदि सॉल्व करें तो यहाँ पे m1v m2v, या राइट हैंड साइड में भी आपके पास m1v और m2v आएगा जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली ये क्वांटिटी बचती है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, जो टक्कर से पूर्व s डैश निर्देश तंत्र में कण के संवेग को व्यक्त करता है, कुल संवेग को व्यक्त करता है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन आ रही है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, यह टक्कर के पश्चात कुल संवेग को व्यक्त करता है। अर्थात एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग का मान बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब संवेग संरक्षण का नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में अचर रहता है, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह नियम जो है संवेग संरक्षण का वह वैध रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण।
तो वही सेम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट है हमारा कॉलिजन का। कॉलिजन के एक्सपेरिमेंट में दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 और टक्कर से पूर्व उनकी जो वेग है u1 u2 और टक्कर के पश्चात वेग v1 और v2 हो जाते हैं। उसके लिए हमने ऊर्जा संरक्षण में हमने टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा प्लस यहाँ पे एक एडिशनल क्वांटिटी Q ऐड किया है। यह ऊर्जा के अन्य रूप को व्यक्त करता है। अन्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है और जो भी चेंज है वो यहाँ से कंपेंसेट हो जाता है। तो ये जो समीकरण है वह कुल ऊर्जा के लिए समीकरण को व्यक्त करता है। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² से, तो पहले कण के लिए आ गई टक्कर से पूर्व हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² प्लस q। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को के लिए समीकरण को व्यक्त करता है एस निर्देश तंत्र में। अब दूसरा निर्देश तंत्र जो हमारा एस डैश है वह एस के सापेक्ष v वेग से गति करता है। उसके लिए हमने वेग रूपांतरण समीकरण जो पहले भी कर चुके हैं, u इक्वल टू u1 प्लस v। चूंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर यूज करना है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा u² इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा u डैश का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u डैश डॉट v। तो यहाँ पे यह एक एडिशनल क्वांटिटी मिलती है जो हमें अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। दोनों कणों के लिए टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात वेग के वर्ग के फॉर्मूले हमने लिख दिए। पहले कण के लिए टक्कर से पूर्व हाफ m1 ब्रैकेट में आ जाएगा u1 डैश का स्क्वायर प्लस v² प्लस 2 u1 डैश डॉट v, दूसरे प्लस हाफ m u2 डैश स्क्वायर प्लस v² प्लस 2 u2 डैश डॉट v इक्वल टू हाफ m v1 डैश स्क्वायर प्लस v² प्लस 2 v1 डैश डॉट v प्लस हाफ m2 ब्रैकेट में v2 डैश स्क्वायर प्लस v² प्लस 2 v2 डैश माइनस v प्लस q। इनको यदि सॉल्व किया जाए, हमने u1 u2 वाली वेग वाली जो क्वांटिटी है दोनों कणों की उनको अलग ले लिया। v² वाली टर्म जो है वो दोनों साइड में म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। रिमेनिंग क्वांटिटी u डॉट v वाला जो टर्म है उसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी m1 u1 डैश डॉट v को हम कॉमन ले रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास आएगा m2 u2 डैश डॉट v को हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली इसी प्रकार राइट हैंड साइड में हमारे पास क्वांटिटी आएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट v जो था उसको हमने कॉमन ले लिया। अब संवेग संरक्षण से हमें यह पता है, हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग क्या होता है, इक्वल होता है। तो यह क्वांटिटी ब्रैकेट वाली दोनों तरफ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और v के साथ डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इनको कैंसिल करने के पश्चात हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस q। यह समीकरण एस डैश निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा
और राइट हैंड साइड में टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा प्लस रिमेनिंग एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो आ रही है। तो एस डैश निर्देश तंत्र में भी जो टक्कर का एक्सपेरिमेंट था या किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध रहता है, अर्थात सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी समान रूप से वैध रहता है। यह हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।